नमस्कार। साहित्यिकी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में आज हमारी चर्चा का विषय है साहित्य सृजन में स्त्री विमर्श, और इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कथा लेखिका सुधा जुगरान जी और समीक्षक निशा जोशी जी। सुधा जुगरान जी और निशा जोशी जी, आप दोनों का दूरदर्शन स्टूडियो में स्वागत है, अभिनंदन है। और बातचीत की हम औपचारिक शुरुआत करते हैं। पहले सुधा जुगरान जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ इस सवाल के साथ कि एक स्त्री आखिर लिखती क्यों है? वो कौन से फैक्टर्स होते हैं, वो कौन से कारक होती हैं जो एक स्त्री को लिखने के लिए प्रेरित करते हैं? मुकेश जी, स्त्री क्यों लिखती है? मतलब स्त्री नहीं लिखती है, जिसके हाथ में कलम है वो स्त्री लिखती है। क्या बात है। और उन कारकों से वो प्रभावित होती है, इसलिए वो लिखती है। अब वो कारक जो कि सदियों से चले आ रहे हैं, उसका शोषण शारीरिक, मानसिक, वैचारिक धरातल पर हुआ, और वो जो सदियों से जो उसके स्वतंत्रता का जो बंधन हुआ, जो उसके अधिकारों का हनन हुआ, उसके अगेंस्ट, उसके विरोध में जो चैतन्यता उसके अंदर आई, वो कारक बने कि वो अपने आप को अभिव्यक्त करे। और वो अनुभूतियों की अभिव्यक्ति ही कारण बनी कि उसने अपनी कलम उठाई जी। ये स्त्री विमर्श जो ऐसा नहीं है कि पुरुषों ने नहीं किया, पुरुषों ने भी स्त्री लेखन को समृद्ध किया है। प्रेमचंद के टाइम से स्त्री विमर्श चला आ रहा है जी। और मुख्य रूप से जो स्त्री विमर्श हम शुरुआत कह सकते हैं छायावाद काल से। और ये भी है कि स्त्री विमर्श को, स्त्री की अनुभूतियों को जितनी अच्छी तरह से स्त्री विमर्श को स्त्री लेखिकाओं ने लिखा, पुरुष उतना उस गहराई तक नहीं जा पाए। उसका कारण है क्योंकि अनुभव और अनुभूतियों में फर्क होता है। एक पुरुष अनुभव से लिखता है, स्त्री अनुभूतियों से लिखती है, क्योंकि वो उन चीज़ों को अपने अंदर अनुभव करती है और जो उसकी अनुभूतियाँ होती हैं उसको वो लेखनी में उतारती है। बहुत अच्छा। तो बहुत सी लेखिकाओं ने इसको आगे बढ़ाया। जैसे शिवानी जी का हम देखते हैं, पहाड़ का एक हम उनकी लव स्टोरीज देखते हैं, लेकिन उसके बैकग्राउंड में जो उनकी पहाड़ की स्त्रियों की वो समस्याएं दिखाती हैं, दारुण दशा उनकी दिखाती हैं, उनकी गरीबी, उनका संघर्ष दिखाती हैं। और साथ में जो आप देखेंगे कि जो शिवानी जी की नायिका होती है वो बहुत स्वाभिमानी होती है, और वो स्वाभिमान के साथ ही समर्पण करती है, उसका संघर्ष, लेकिन वो अपना स्वाभिमान नहीं तोड़ती। तो ये शिवानी जी की खासियत थी कि वो अपनी नायिकाओं को ऐसे दिखाती थी जी। जी। तो ये सब कारक होते हैं। ये इस पर मैं आऊँगा, जिस तरफ आप बहस को ले जाना चाह रही हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपके जवाब में आया कि अनुभूति और अनुभव दो अलग अलग चीज़ें हैं। और मुझे लगता है कि जो कुल मिलाकर ये लड़ाई है पूरे स्त्री विमर्श की, खासकर साहित्य में, वो इसी वजह से आती है। लेकिन इस पर हम आगे बातचीत करेंगे। इससे पहले कि मैं फिर आपके पास आऊँ, मैं निशा जोशी जी के पास जा रहा हूँ इस सवाल के साथ कि निशा जी, आपका साहित्य में एक बड़ा अनुभव है, लगातार आप पाठ्यक्रमों का अध्ययन करती रही हैं। आपको क्या लगता है कि जो हमारे पाठ्यक्रमों में सामग्री है साहित्य की खासकर, उसमें कहीं कोई लैंगिक विरोध, लैंगिक अवरोध या किसी तरह की कोई कैटेगराइजेशन आपको नज़र आता है? जी, तो मुकेश जी, जब भी हम बात करते हैं करिकुलम की, पाठ्यक्रम की जी, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे अध्ययन ये दर्शाते हैं कि स्त्री को जब दर्शाया गया तो बहुत सीमित भूमिकाओं में दर्शाया गया, या फिर जब स्त्री को किसी रूप में दर्शाया गया तो कहीं ना कहीं जो पारंपरिक रोल्स रहे हैं, जो भूमिकाएं रही, उनको ही हम रीइंफोर्स करते रहे इस दौरान। नए रोल्स में, नए अनुभवों के साथ हम महिलाओं को वहाँ पर पाठ्यक्रम में नहीं दर्शा पा रहे हैं। तो इसी उस पे जब यूनेस्को ने 2020 में एक अध्ययन किया था, उनकी जो एजुकेशन की ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट होती है, तो उन्होंने भारतवर्ष ही नहीं, बहुत सारे देश अभी भी हैं जहाँ पर जो करिकुलम है वो थोड़ा जेंडर बाइज्ड है। और भारत की अगर बात करें तो पिछले कुछ सालों में बहुत सारे करिकुलम रिफॉर्म हुए हैं, जेंडर लेंस से हमने अपने करिकुलम को देखा है, कुछ बदलाव भी करे हैं।
पर यहाँ पे थोड़ा सा हमें समझना होगा कि उन बदलावों को करते हुए कहीं वो बदलाव सिर्फ सिंबॉलिक न रह जाए कि अगर एक इलिस्ट्रेशन में 2 लड़के हैं तो 2 लड़कियां भी हों जी, हमें उसका पूरा आर्टिकुलेशन बदलने की जरूरत होगी जी। तो इस तरह से ये सवाल मैंने आपसे इसीलिए पूछा कि अमूमन हम देखते हैं कि जब हम खासकर जो बच्चों को हम साहित्य पढ़ा रहे हैं उसमें हम देखते हैं कि घर में अगर माँ हैं और पिता हैं तो माँ का एक स्पेसिफिक सा रोल सारे साहित्य में आता है। पिता काम पे जाएंगे, माँ घर का काम करेंगी। क्या हमारे पास कभी कोई ऐसा साहित्य आने वाला है जिसपे पिता काम कर रहे हों और माँ काम पर जा रही हो? इसलिए मैं आपके पास इस सवाल के साथ आया था। लेकिन अब सुधा जुगरान जी, जिस तरफ आप बहस को ले जाना चाह रही थी, मैं फिर उसी तरफ आ रहा हूँ कि जो आपने कहा कि एक अनुभव है, एक अनुभूति है। ठीक है, पुरुष ने स्त्री पे लिखा, उसने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की कि वो चीज़ों को तथ्यपूर्ण रखे, पूरी संवेदना और पूरी शिद्दत के साथ रखे। लेकिन बीच में एक ऐसी भी बहस हमने सुनी थी और जाने अनजाने उस बहस में हम सभी लोग शामिल हुए थे, जिसमें ये बात आई थी कि पुरुष लेखकों ने स्त्रियों के इश्यूज़ को कुछ खास मंतव्य से एक खास खांचे में रखने की चेष्टा की। तो क्या आपको लगता है कि कहीं स्त्री पात्रों के साथ इस तरह का पक्षपात हमारे साहित्य में हुआ है? हाँ, पहले तो मैं अनुभूति और अनुभव को एक क्लियर एक लाइन खींचना चाहूँगी कि जैसे कि पुरुष जब स्त्री विमर्श पे लिखता है और स्त्री जब स्त्री विमर्श पे लिखती है तो ये एक बड़ा कारण है। अब मैं आपकी इस बात पे आती हूँ कि ऐसी कहानी, ऐसा नहीं लिखा गया कि जिसमें स्त्री घर के काम बाहर के काम करती हुई दिखाई दे और पुरुष घर के काम करता दिखाई दे। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आज से कम 15-20 साल पहले, ये मेरी गली आगे मुड़ती है बुक है, उसमें एक वो है स्टोरी है, पता नहीं आपने पढ़ी है कि नहीं, ये शीर्षक कहानी है। अच्छा। जिसमें कि 3 फ्रेंड्स हैं, एक लिव इन में रहती है, एक शादी के लिए हाँ नहीं कर पा रही क्योंकि उसको या तो अपनी जॉब छोड़नी है या शादी छोड़नी है जी। और एक शादी करती है, IITN है लेकिन लेक्चरर से शादी कर लेती है। तो उन तीनों के अपने अपने संघर्ष मैंने दिखाए और फिर लास्ट में, क्योंकि वो अब जब लेक्चरर हस्बैंड है और वो IITN है तो उसके अंदर थोड़ा वो ईगो आ जाता है, वो चीज़ कि भाई और वो भी उसकी उतनी परेशानियां समझ नहीं पाता क्योंकि वो बहुत हायर पोस्ट पे है जी। तो ये था कि भी पहले क्या होता था कि लड़कियां कम योग्य थी, लड़के ज़्यादा योग्य होते थे, उन्हें अपने से ज़्यादा योग्य लड़के मिलते थे। लेकिन जब टाइम बदल रहा है, मैंने ये स्टोरी कम से कम 15-18 साल पहले लिखी कि जब टाइम बदल रहा है और ऐसे लड़के, एक योग्य लड़की ऐसे लड़के से शादी करे जिसको घर मैनेज करने का टाइम हो, क्योंकि लेक्चरर को टाइम था, वो घर जल्दी आता है, वो मैनेज कर सकता है, खाना बनवा सकता है, आया को सुपरविजन कर सकता है, तो क्यों नहीं ऐसा हो सकता है जी। तो मैंने वो स्टोरी ऐसे लिखी थी गली आगे साल पहले। हाँ। गली आगे मुड़ती है, ये कहानी मुझे स्मरण आ रहा है जब हाँ। आपने उसका पृष्ठभूमि समझाई तो मैंने पढ़ी है ये कहानी। हाँ। और बहुत निसंदेह बहुत अच्छी कहानी है। लेकिन मैं सुधा जी जिस तरफ संकेत कर रहा था वो ये है कि ये ठीक है कि स्त्रियों की तरफ से तो साहित्य इस तरह का आया है। क्या ओवरऑल हम जो लिख रहे हैं सभी जगह उसमें स्त्री पुरुष को हटा भी दीजिए, बतौर लेखक जो हम लिख रहे हैं, क्या उसमें स्त्री के इश्यूज वास्तव में उस तरह से हाईलाइट हो रहे हैं जिस तरह से कि होना चाहिए? इस पर मैं आपसे आगे बातचीत करता हूँ। उससे पहले मैं निशा जी ने जहाँ पर बात रोकी थी उसी को आगे बढ़ाता हूँ। क्या निशा जी आपको लगता है कि प्राइमरी से जब हम किताबों को देखते हैं और हायर एजुकेशन तक आते हैं तो हायर एजुकेशन के स्तर पर तो कहीं कोई विमर्श का स्कोप खुलता है, चर्चा परिचर्चा का खुलता है, लेकिन ये जो हमारी प्राइमरी और ख़ासकर माध्यमिक स्तर की किताबें हैं इनमें कितना परिवर्तन आप पाती हैं साहित्य में? और साहित्य ही क्यों कहें, पूरा जो हमारे कला के जितने विषय हैं, और क्या उनमें और अमेंडमेंट आप ज़रूरी समझती हैं? क्या संशोधन ऐसा होना चाहिए कि वो जो आप कह रहे हैं कि एक लड़की जब पढ़ती है तो उसको दूसरे भाव से पढ़ रही है, उसी को एक लड़का जब पढ़ रहा है तो विद्यार्थी के भाव से पढ़े, ऐसा क्यों हो? कि आपको क्या लगता है?
तो इसमें जब एक बच्चा किसी भी चीज़ को, चाहे वो उसकी बुक हो या कोई कहानी की किताब हो, तो वो जब पढ़ता है तो उस कैरेक्टर में जीता भी है एक तरह से, उससे रिलेट भी करता है उस कैरेक्टर से। तो अगर हम अपने पाठ्यक्रम की बात करें, खासकर प्राइमरी पाठ्यक्रम की बात करें, तो कहीं ना कहीं आज के समय में भी वो मेल सेंट्रिक ज़्यादा है जी। एक उदाहरण के साथ मैं समझाना चाहूँगी कि एक कहानी है जहाँ पर एक सास अपने नए नए जमाई के लिए बांस की सब्जी बनाती है और उस जमाई को वो सब्जी इतनी पसंद आती है कि वो अपना एक दरवाज़ा बांस का तोड़ के अपनी बीवी के पास ले जाता है और बोलता है इस बांस की सब्जी बना। क्या बात है। अब यहाँ से एक बच्चा जो खासकर एक बालिका जब इसे पढ़ रही है तो उसको, बालक या बालिका दोनों ही, तो वो कहीं ना कहीं बच्चों का जो वो पढ़ते हैं उससे एक परसेप्शन बिल्ड होता है। तो वहाँ पर एक रोल आ गया है कि भाई हाउस होल्ड का जो काम है, खाना बनाने का काम है, क्योंकि वहाँ सास ने बनाया, यहाँ माँ ने बनाया। ये इसी में अगर हम बात करें प्राइमरी लेवल में, एक मैथ्स का सवाल है जहाँ पर आपका दिन भर का समय सारिणी में कितने घंटे लगते हैं, आपका टाइम टेबल है। माँ का काम दिखा रखा है, माँ का उठते ही घर की साफ सफाई, खाना बनाना, बच्चों की देखभाल। तो कहीं ना कहीं जितना भी हमारा कंटेंट है, या फिर हम हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री भारत की अगर बात करें मेल सेंट्रिक, आज के दिन भी अगर आपसे पूछा जाए कि 10 फ्रीडम फाइटर्स, मेल फ्रीडम फाइटर्स के नाम बताइए, तो एकदम से शायद हमें आ जाए, पर वहीं महिलाओं के नाम के बताने की बात होगी तो वो इतनी जल्दी जहन में नहीं आएंगे, क्योंकि हिस्ट्री भी मेल सेंट्रिक है। तो हर सब्जेक्ट जब मेल सेंट्रिक हो जाता है तो उस तरह से सोच पाना थोड़ा सा बच्चों के लिए भी मुश्किल हो जाता है। तो करिकुलम को हम 3 हिस्सों में अगर देखेंगे मुकेश जी, पहले कंटेंट, जो सामग्री है अंदर जो लिखा है वो किस तरह से, फिर भाषा किस तरह की है, और उसके बाद जो इलिस्ट्रेशंस हैं, जो चित्र बने हैं वो किस तरह के हैं। तो अगर आप खेल का एक जो पार्ट है उसमें दिखाते हैं कि जितना भी ताकत वाले खेल हैं, कुश्ती है, वजन उठाने का है, वो सारी चीज़ें पुरुष ही कर रहे हैं, और जो हल्के फुल्के गेम हैं वो लड़कियां कर रही हैं। तो वहाँ से कहीं ना कहीं बच्चों के मस्तिष्क में एक अवधारणा तो बन ही जाती है कि ये काम महिलाओं का है, ये पुरुष का। फिर अपनी बाहर जब हम सोसाइटी में जाते हैं तो वहाँ भी हम वही सब देखते हैं। तो वो यहाँ से जब बदलाव की बात आती है तो थोड़ा सा हमको अपने पाठ्यक्रम में जब हम बदलाव लाएंगे, चीज़ें आज जो हो रही हैं, क्योंकि मैं एक कोई आर्टिकल पढ़ रही थी जहाँ पे एक बच्चे ने बोला कि मैंने हमेशा ये पढ़ा कि नर्स एक महिला ही होती है, लेकिन जब मैं हॉस्पिटल में गई तो मैंने एक मेल नर्स भी देखी। क्या बात है। मैंने हमेशा देखा कि ड्राइवर एक पुरुष ही होता है, पर जब मैं एक बार बस में गई तो मैंने एक महिला ड्राइवर भी देखी। तो ये अलग अलग भूमिकाओं में जहाँ महिलाएं अब आज के समय में बढ़ रही हैं, वहाँ पे हमारे करिकुलम को भी, और ये मैं फिर से बोलूँगी कि सिंबॉलिक ना हो, कुछ भी चेंज हो वो सिंबॉलिक ना हो कि हम कभी कभी जेंडर को सिर्फ महिलाओं का मुद्दा समझ के भी देखा जाता है, ये सिंबॉलिक ना हो, ये इसमें दोनों का बराबर का रिप्रेजेंटेशन हो, चाहे वो बालक है बालिका है, इवन थर्ड जेंडर का भी बराबर का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और बहुत हमारे जो करिकुलम है वो इंक्लूसिव होना चाहिए, डाइवर्सिटी होनी चाहिए। हम हमेशा एक जब लड़की के बॉडी शेप को देखते हैं तो बहुत लीन परफेक्ट इस तरह से, ऐसा नहीं होता है, पर गोरी लड़की, पतली लड़की, लंबे बाल वाली लड़की, पर वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है। बहुत अलग अलग तरह के बॉडी शेप होते हैं, तो उन बॉडी शेप को हम दर्शाएं जिससे बच्चों के अंदर एक्सेप्टेंस भी आए उस चीज़ को लेके। हमारे बहुत स्पेशल एबल्ड बच्चे भी होते हैं स्कूल में, तो हम जब चित्र बनाते तो जेंडर को तो ध्यान, जेंडर लेंस से तो हमें रिव्यू करना ही पड़ेगा पाठ्यक्रम, उसको इंक्लूसिव और डाइवर्स भी बनाने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी जी। बहुत अच्छा आपने बोला कि जो एक्चुअली हम भी जब स्टोरीज लिखते हैं तो नायिका का जो वर्णन करते हैं वो काफ़ी हर तरह से खूबसूरत होती है नायिका। अगर वो बदसूरत है तो मतलब वो फिर वो खास सब्जेक्ट पे होगी कहानी की, वो स्ट्रगल कर रही है उस बदसूरती के आगे। लेकिन नॉर्मली हम खूबसूरत दिखाते हैं नायिका, क्यों? क्योंकि कहानी में एक आकर्षण बने। पुरुष भी ज़्यादातर खूबसूरत दिखाते हैं, नायक को भी अच्छा दिखाते हैं, तो वो आकर्षण के लिए करते हैं वो सब। सुधा जी, लेकिन ये है मैं बिल्कुल है। और आपने भी वही पक्ष पकड़ा निशा जी की बातचीत से जो मैं पकड़ना चाह रहा था। बहुत बड़ी बात आपने कही कि ये तो पाठ्यक्रम की बात आती है, लेकिन सुधा जुगरान जी, जब हम साहित्य की बात करते हैं, जो प्रौढ़ साहित्य है, जो हमारा वर्तमान साहित्य है, वो कविता हो, कहानी हो, उपन्यास हो, किसी भी फॉर्म में हो,
उसमें हम देखते हैं कि यही आरोप जिस तरफ निशा जी ने अभी इशारा किया पाठ्यक्रम में, वही इस साहित्य पे भी लगता है। महिलाओं के असल इश्यूज हैं जो आपने कहा कि एक तो आप केवल प्रदर्शन के लिए रख देते हैं, नुमाइश के लिए सांकेतिक रूप में, और एक जहां आपका वास्तव में इंटेंशन है कि चीज़ों में सुधार आना चाहिए। हिंदी में जो आजकल साहित्य आ रहा है, इसमें आप क्या समझते हैं? जिस तरफ निशा जी कह रही हैं संकेत, वो वही चीज़ें हैं या कुछ बदलाव आपको लगता है? ऐसा भी नहीं है, अलग अलग टॉपिक्स पे लिखी जा रही है। मैंने अभी चित्रा मुगदल जी का नाला सुपारा पढ़ा, किन्नरों पे लिखा हुआ है। गिली गड्ढू पढ़ा, दो वृद्धों पे लिखी हुई है स्टोरी। ऐसे आवा है, अलग अलग टॉपिक्स पे। ऐसा नहीं है कि उसमें तो कोई हीरोइन ही नहीं थी नाला सुपारा में, उसमें भी नहीं थी। गिल्ली गड्ढू में भी किसी हीरोइन का कोई वर्णन नहीं किया गया था। तो ऐसा नहीं है, टॉपिक्स चेंज हो रहे हैं। वो एक पुराना हमारा जो साहित्य चला आ रहा था, जो हम पहले उपन्यास पढ़ते थे, शिवानी का किसी का कि हीरोइन लंबी छरेरी और लंबे लंबे बाल, और ये सब अब कम हो गया वैसे अभी सब चीजें। चलिए, ये आपसे सुनकर अच्छा लगा कि आपको ये, लेकिन अभी भी सुधा जी, मैं ईमानदारी से आपको कहूं, खासकर जब आप किसी स्त्री पात्र को रचते हैं तो उसमें सौंदर्य ही, और इसीलिए यही वजह है कि बीच में ये सवाल भी उठा था कि जो स्त्री विमर्श है वो वास्तव में स्त्री विमर्श है या फिर वो देह विमर्श है। देह विमर्श, ये भी सवाल उठा था कि ऐसा क्यों होता है कि जब स्त्री की मुक्ति की बात आप करते हैं तो आप एक ऐसी क्रांति करते हैं जिसमें कि आपको वर्जनाओं को जबरदस्ती तोड़ना होता है। निशा जी, ये जो पाठ्यक्रम की अब बात कर रहे हैं और तमाम जो साहित्य हमारे पास आ रहा है बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, इसमें जो स्त्री, और आपने कहा कि इतिहास में भी एक तरह का बायसनेस है, आपको क्या लगता है कि कैसे, क्या प्रयास हो सकते हैं कि जो स्त्री का पक्ष है वो हमारी किताबों में, साहित्य में न्यायपूर्वक ढंग से दर्ज हो सके? बिल्कुल मुकेश जी, मुझे लगता है कि एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन की जब हम बात करते हैं महिला पुरुष या बालक बालिका की, तो जब हम अपना पाठ्यक्रम को बनाते हैं तो किसी भी पर्टिकुलर रोल के लिए हम किसी जेंडर को उसको असाइन ना करें। मतलब मान लिया कि कोई बहुत ताकत या बहुत हिम्मत वाला काम है, तो हमेशा यही दर्शाया ना जाए कि एक लड़का ही उस काम को कर सकता है। क्या बात है। कपड़ों को लेके किसी को उसके जेंडर स्पेसिफिक कपड़े ना असाइन करके हम जो कार्य वो कर रहा है उस पे करें। और जिस तरह से समय बदल रहा है और जिस तरह से हर फील्ड में महिलाओं का, स्त्रियों का पार्टिसिपेशन है, उसके अकॉर्डिंगली हमें अपना नरेटिव भी चेंज करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ एक पाठ्यक्रम में तो बदलाव करना ही करना है, लेकिन क्या हम जो बालिकाएं हैं उनको उस बारे में बात करने, क्योंकि अभी तो स्थिति ऐसी है कि मेरे पास एक बालिका होने पे कभी कभी आवाज ही नहीं है, न परिवार के अंदर न समुदाय के अंदर। तो क्या वो आवाज भी प्रदान करी जा रही है? तो ये दोनों चीजें साथ साथ मुझे करनी पड़ेंगी। स्कूल में वो पाठ्यक्रम जब होगा तो मेरे पास वैसे एग्जाम्पल भी हों, वैसे रोल मॉडल भी हों जिसको देख के मैं एस्पायर करूं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर करिकुलम की बात होती है, और इंक्लूसिवनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा। बॉडी शेप्स को लेके बहुत, मतलब छोटी छोटी चीज़ें जिन्हें बहुत बारीकी से देख के हम लोग चेंजेस ला सकते हैं। ऐसा ना हो कि जब किसी किताब में दर्शाया गया कि दोनों भाई बहन दोपहर में जब माँ सो रही थी तो ऊपर स्लैब से गुड़ लेना चाह रहे थे, तो भाई तो खिड़की पे चढ़ा स्टूल के सहारे, बहन ने स्टूल पकड़ा और स्टूल हिल रहा था क्योंकि बहन अच्छे से उसे पकड़ नहीं पा रही थी। तो इस तरह के अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं जो कहीं ना कहीं ये दर्शाते हैं कि हम, चाहे वो बल हो, चाहे वो बौद्धिक क्षमता हो, उन सब में हम सेकेंडरी बालिकाओं को आंकते हैं। तो ये सारी चीजें चेंज होने की जरूरत है। क्या सुधा जी, जिस तरफ निशा जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जैसे जहाँ तक शारीरिक क्षमता का सवाल है, ये तो थोड़ा प्राकृतिक है। अच्छा। लेकिन जहाँ तक बौद्धिक क्षमता का सवाल है, ये तो स्त्री को क्रिएट किया जाता है। ये जन्म नहीं लेती है ऐसे, उसको जन्म के बाद ऐसा बनाया जाता है, भाई ये तुम नहीं कर सकती हो, ये अरे इस साइड तुम ये करो। अब तो थोड़ा सा काफ़ी फ़र्क आ गया, लेकिन फिर भी कुछ परिवारों में डॉक्टर बनो, डॉक्टर ज़्यादा ठीक है, शिक्षिका बनो ताकि तुम्हारा परिवार चल सके।
तो ऐसे क्षेत्र जहाँ मुश्किल हो, जहाँ पुरुष वर्चस्व वाले जो क्षेत्र हैं, वहाँ जाने से आज भी आम परिवार मान जाते हैं लेकिन बहुत खुश नहीं होते हैं। तो ये फर्क तो बौद्धिक, जबकि बुद्धि का फर्क नहीं है, ये जन्म के बाद शुरू होता है कि भाई तो तुम ये करो, वो बेटा है तो वो बाहर जाए। मुझे अपना याद आता है कि मैंने कॉलेज जाना है, रास्ते में साइकिल पंचर की दुकान है, तो मेरे भाई को कहा जाता था जाओ पंचर बना के लाओ, फिर ये कॉलेज जाएगी। और मेरा भाई अगर कॉलेज से घर आया तो मुझे बोलती थी मेरी मदर कि जैसे खाना दे दे। मैं कॉलेज से आती थी, मैं खाना ले लेती थी। हालांकि मेरे साथ इतना नहीं हुआ, मैं जैसे अपने भाइयों के ही आसपास ही रही मैं भी। लेकिन ये जो है, मैं कहती हूँ कि स्त्री जो है जन्म नहीं लेती, स्त्री उसे बनाया जाता है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि स्त्री जन्म नहीं लेती बल्कि उसको वैसा बनाया जाता है। और सुधा जी, इसी में मैं इतना जोड़ूंगा कि शारीरिक क्षमता का भी जहाँ तक सवाल है, अब इस पर भी एक नई बहस है कि मुझे लगता है कि वो भी एक परसेप्शन जो बना था, क्योंकि पूरी दुनिया और ख़ासकर हमारे जो आदिवासी समाज है वहाँ पर हम देखते हैं, और अपने गढ़वाल और पहाड़ के अंचल में हम देखते हैं कि स्त्रियों का जो शारीरिक श्रम है वो पुरुषों से कहीं ज़्यादा है। वो जिस तरह से करती हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ बहुत सारे परिश्रम, वो जो परसेप्शन हमने बना लिए हैं उन्हीं के हेर फेर में। लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा था कि आजकल जो साहित्य आ रहा है हमारे पास, उसमें आपको क्या किसी नई क्रांति की खुशबू आती है, या वही परंपरा पे ही हम लोग ढोल पीटते जा रहे हैं? मैं अपनी एक स्टोरी की बात करती हूँ। आजकल ये कोरोना के टाइम पे, क्योंकि बच्चे वर्क फ्रॉम होम करते रहे हैं, और नए बच्चे ना लड़की किचन देखना चाहती है ना लड़का किचन देखना चाहता है जी। तो मैंने उसमें दिखाया कि भाई पेरेंट्स अचानक उनके पास आ जाते हैं, पास में ही हैं, अचानक आ जाते हैं, वो खाना बना के लाते हैं। क्योंकि वो लड़की अपनी मदर के पास रोती है कि मैं ही क्यों, मैंने भी इंजीनियरिंग की है, मैंने भी ये सब किया है, तो मैं ही क्यों, मतलब मैं पहले नहा रही हूँ तो वो लड़का जो है वो वाइपर नहीं चलाएगा, या बिस्तर से दोनों ही उठे हैं तो वो बिस्तर ठीक नहीं करेगा, वो मेरा काम है। तो ऐसे कई सारे काम हैं। अगर मुझे लौकी की सब्जी बनानी नहीं आ रही है तो वो कहता है कि तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता, लौकी की सब्जी बनानी भी नहीं आती, रोटी बनानी भी नहीं आती। वो कहती मुझे ही क्यों आएगा, तुम्हें क्यों नहीं आ सकता? बहुत बड़ी बात है कि यूट्यूब से सीख लो, कि तो यूट्यूब से मेरे पास टाइम, वो कहता, लड़का कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, तो कहती मेरे पास टाइम कहाँ से आएगा। तो जो पेरेंट्स आते हैं, जब वो लड़की अपनी मदर के पास रोती है और मदर उनसे कहती है भाई आप जाओ, वहाँ बड़ी परेशानी है, तो जब वो पेरेंट्स आते हैं तो वो खाना उस दिन का बना के लाते हैं। तो खाना रखा हुआ है तो वो सोचती है हो ये लोग आ गए, अब अपना तो हम कैसे भी चला लेते, अब तो मुझे प्रॉपर थोड़ा देखना पड़ेगा भाई सास ससुर आए। तो कहती है कि क्या खाएंगे आप? तो कुछ नहीं, मैं खाना बना के लाई हूँ, बातें करो। तो वो कहता है कि जब खाना लगा दो गरम करके, तो वो मदर कहती है तू लगा, तू खाना गरम करके लगा। उसके फादर कहते हैं मुझे बिजली का बिल जमा करना है, ये ऑनलाइन मुझे सिखाएगी और कर भी देगी। तो कहती है कि क्यों, मैं सिखा दूंगा। तो कहते तू दूसरे दिन सिखा लेना, अभी तो मैं करवा लेता हूँ, तू खाना गरम कर। तो वो ऐसा क्रिएट करते हैं। तो होता क्या है कि गैस सिलेंडर बदलना है, लड़की अपने हस्बैंड को आवाज़ देती कि भाई गैस सिलेंडर चेंज कर दो। तो वो मदर इन लॉ कहती है कि क्यों, तुम गैस सिलेंडर चेंज नहीं कर सकती? उस दिन तुम कह रही थी नीचे जाके जरा देखा हो पानी नहीं चढ़ रहा ऊपर। तो मैं तो सब कुछ काम करती हूँ, तुम क्यों नहीं कर सकती हो? आखिर लड़कियों की नफासत कब तक लड़के संभालेंगे और लड़कों का लाडलापन कब तक लड़कियां संभालेंगी? दोनों मिलजुल के क्यों नहीं कर सकते? माँ कहती है अगर यहाँ पर 2 लड़के होते तो वो मिलजुल के कर लेते, आराम से करते। 2 लड़कियां होती तो मिलजुल के कर लेती। ये प्रतिस्पर्धा की जो भावना ये हस्बैंड वाइफ के बीच में क्यों आ जाती? तो वो स्टोरी मैंने, मतलब उसमें बहुत अच्छी स्टोरी है। और निशा जी का तो लंबा अनुभव है इस क्षेत्र में काम करने का। सुधा जी और निशा जी, जो आप दोनों की बातचीत से जो चीज़ निकल के आ रही है, दरअसल ये आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर पुरुष हैं एक कहीं पर, तो इस तरह का कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, स्त्री में भी नहीं है। ये सवाल सब तब आते हैं जब एक तरफ पुरुष आ जाता है, एक तरफ स्त्री आ जाती है, और तब ये सवाल अचानक कहाँ से इतने सारे पैदा हो जाते हैं
क्योंकि वो जो विरोध है ना, वो पितृसत्तात्मक रहना चाहिए, लेकिन वो पुरुष विरोधी ही हो रहा है थोड़ा, कि ये क्यों नहीं कर सकता, ये करे, मैं ही क्यों करूं। तो ये वाली जो भावना आ रही है। क्या निशा जी, आपको क्या लगता है, जिस तरफ सुधा जी इशारा कर रहे हैं, इस तरह के आज की तारीख में आपको कौन कौन से इश्यूज लगते हैं जो हमारे साहित्य में आने चाहिए और जो अभी तक नहीं आ पा रहे हैं? बिल्कुल मुकेश जी, मुझे लगता है कि जो साहित्य लिख रहे हैं, चाहे वो करिकुलम का टेक्स्ट है या चिल्ड्रन लिटरेचर है, कहीं ना कहीं वो भी इसी समाज का हिस्सा है। बिल्कुल है। कंडीशनिंग भी इसी तरह की है। तो हो सकता है इंटेंशनली चीज़ें ना लिखी जाएं ऐसे, वो एक, क्योंकि जब कंडीशनिंग हो रही है, मैं चारों तरफ देख रही हूँ मेरे क्या हो रहा है, तो मैं उस चीज़ को नेचुरल मानने लगती हूँ, बिल्कुल प्राकृतिक मानने लगती हूँ, और वही फिर मेरे लेखन में भी दर्शाया जाता है। तो कहीं ना कहीं हमें अब बहुत इंटेंशनल एक शुरुआत करनी पड़ेगी, जहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि हम जेंडर के इक्वालिटी से पहले इक्वालिटी तो बहुत दूर की बात है, पहले तो समता की ज़रूरत है। तो उस समता को लाने की कार्रवाई करें और फिर हम इक्वालिटी को फोकस बहुत करें। बड़ी बात है। तो वो हर स्तर पे होगा, परिवार, समुदाय, हमारे जितने भी संस्थान जी, सबके स्तर पर। जी सुधा जी, निशा जी की बातचीत में ही इतना मैं और आपको जोड़ते हुए मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि बतौर कथा लेखिका, हम तो आपको सभी जगह पढ़ते रहे हैं लगातार, क्या आपको लगता है, बहुत संक्षेप में मैं आपसे जवाब मांग रहा हूँ, कि क्या आपको लगता है कि कहीं स्त्री होते हुए किसी तरह का पक्षपात आपने महसूस किया हो? बहुत संक्षेप। निजी तौर पे तो नहीं किया। अच्छा। लेकिन जैसे कि किसी भी क्षेत्र में अब देखें, एक मजदूरनी को देखें, एक फिल्म हीरोइन को देखें, तो श्रम का जो प्रतिदान पुरुष को मिलता है वो स्त्री का अक्सर कमतर ही रह जाता है। जी। तो लेखन भी इससे तो अलग नहीं है, वहाँ भी है पुरुष वर्चस्व। पर जहाँ तक मेरा निजी अनुभव है, मुझे पुरुष लेखक जो भी आसपास मिले, और आप ही का, मैं अभी एक पुस्तक पढ़ रही हूँ, धर्मचक्र के पार, उसमें आपने कितनी मतलब क्या कहानी लिखी है वो, उसमें मैं तो तारीफ, मतलब घर में भी सबने पढ़ी, तारीफ के लिए शब्द नहीं है। तो मुझे तो जो आसपास पुरुष लेखक भी मिले होंगे, उन्होंने भी एक सीढ़ी मुझे दिखाई, एक राह दिखाई कि भाई यहाँ चलो और अच्छा आप करोगे जी। तो इसलिए मुझे निजी अनुभव तो नहीं है कि चलिए, ये बहुत ही सुखद सूचना है आपकी तरफ से कि आपको इस तरह के अनुभव से नहीं गुजरना पड़ा। एक चीज़ मैं और आपसे जरा बोलना चाहती थी कि अभी जो हमारा ये दौर चल रहा है, अभी क्या है कि हम स्त्री को अधिकार दे के खुश हो रहे हैं, पुरुष खुश हो रहा है, पिता खुश हो रहा है, भाई हमने तुम्हें इतना अच्छा पढ़ाया, बराबर से पढ़ाया भाई के, हस्बैंड खुश हो रहा है, भाई हमने तुम्हें नौकरी की इजाज़त दे दी। अभी ये अधिकार लेने और छीनने का दौर चल रहा है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब स्त्री अपनी इन अधिकारों के साथ जन्म लेगी। जी जी। आप एक इसी संदर्भ में एक अनौपचारिक बातचीत में एक कविता हाँ, मैं इस आज की, उसके बाद हम अभी तक जैसे कहा जाता था, मैथिली शरण गुप्त जी की ये कविता है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी। तो मैं इसको झुटलाते हुए आज की स्त्री के लिए ये कविता कवि ऋतुराज की बोलती हूँ। मैं एक जगी हुई स्त्री हूँ, मैंने अपनी राह देख ली है। मैं एक जगी हुई स्त्री हूँ, मैंने अपनी राह देख ली है, अब लौटूंगी नहीं, अब लौटूंगी नहीं, मैंने ज्ञान के बंद दरवाजे खोल दिए हैं, सोने के गहने तोड़कर फेंक दिए हैं। भाइयों, मैं अब वह नहीं जो पहले थी, मैं एक जगी हुई स्त्री हूँ, मैंने अपनी राह देख ली है, अब लौटूंगी नहीं, अब लौटूंगी नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुधा जी और निशा जी, आप दोनों स्टूडियो में आए, आपसे बातचीत हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। ये था हमारा आज का साहित्यिकी कार्यक्रम। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ कुछ नए मेहमानों को लेकर आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।